वंदे मातरम साथियों, मैं रजनीश पाठक स्वागत करता हूं आपका आपके ही अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान। विद्यार्थियों, आज के इस क्लास में मैं बताने वाला हूं बिहार बोर्ड के क्लास 10th के मैथ सब्जेक्ट का ये तीसरा अध्याय। जो भी विद्यार्थी मैट्रिक की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो 2024 में चाहते हैं कि मैथ के पेपर में एक अच्छा सा स्कोर करें, उनके लिए यह वीडियो बेहद लाभदायक है। मेरे पास आपका ये बुक है, आपके जो 10th का ये बुक है, ये मेरे पास भी है, ताकि मैं प्रश्नों को अच्छे से आपके सामने रख सकूं और उसके पीछे के बैकग्राउंड को रख सकूं। विद्यार्थियों, इस सेशन में हम तीसरे अध्याय का जो प्रश्नावली 3.1 है, जो आपकी प्रश्नावली 3.1 है, इसको प्रॉपर ढंग से करेंगे और इस मतलब कि इसमें जो भी क्वेश्चन दिए हैं, 3 ही क्वेश्चन हैं और उन तीनों क्वेश्चन को प्रॉपर ढंग से करेंगे। और उन क्वेश्चंस को बनाने के लिए क्या बैकग्राउंड में क्या कंसेप्चुअल फैक्ट्स हैं, क्या चीज़ें समझना है हमें, उसे पहले हम समझेंगे, फिर इस चैप्टर में हम चलेंगे। तो थोड़ा सा समय लेंगे आपको वो समझाने के लिए, फिर आपको चैप्टर में लेके चलेंगे। तो आप पेशेंस बनाए रखिए हमारे साथ। विद्यार्थियों, इस चैप्टर से पहले आपका जो पहला अध्याय और जो दूसरा अध्याय है, वो दोनों के अध्याय का प्रत्येक प्रश्नावली प्रॉपर ढंग से पूरे बैकग्राउंड कंसेप्चुअल फैक्ट्स के साथ साथ मैंने वीडियो बनाया है और अपने ही चैनल पर आप हमारा चैनल विजिट करके प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं और यहाँ पर दिए गए लिंक को टच करके आप उस प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, जिस प्लेलिस्ट में वो सारे की सारी वीडियोज आपको मिलेंगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं, आपका बिना समय गंवाए इस चैप्टर को शुरू करते हैं, आपके अध्याय 3 को। इसका नाम है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। क्या नाम है? 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ये शब्द से आपको मैंने पहले ही अवगत करा दिया है। क्या? चर यानी वेरिएबल, चर यानी वेरिएबल, जिसका मान बदल सकता हो, यानी जिस पर आप कोई भी मान रख दे वो मान उसका सुटेबल होगा। ठीक है। अब जैसे हम कहेंगे कोई x है, कोई संख्या x है, अब x के लिए आप कहिएगा कि नहीं 4 होगा। कोई आपके बगल में जो बच्चा बैठा होगा वो कहेगा ना हम x को 5 मानेंगे, है कि नहीं। लेकिन आप जब तक नहीं कह सकते हैं, जब तक इस पर कोई सिचुएशन लागू ना हो रहा हो, तब तक आप इसका कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते हैं। तो इसलिए यह क्या होता है? चर होता है। x हो, y हो, z हो, a हो, b हो, c हो, कुछ भी हो, जिसका मान हमें पता नहीं है, वो क्या है? होता है चर होता है। तो यहाँ भी हम इसमें 2 चर पढ़ना है, यानी एक चर a एक चर b, या फिर x या y, कुछ इस तरीके से ts, माने कोई भी 2 चर होंगे ही होंगे समीकरण में। तो कह रहा है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब रैखिक समीकरण क्या होता है हम ये आपको समझाते हैं, फिर युग्म और 2 चर वाले, इन सभी चीजों को प्रॉपर वे से हम समझते हुए चलेंगे। आइए, रैखिक समीकरण, किसी भी रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप होता है, एक रूप होता है, एक ढांचा होता है। तो रैखिक समीकरण का शॉर्ट फॉर्म लिख दें, समी लिख के 0 दे दिए, आप करण लिख लेंगे। समीकरण का व्यापक रूप, यानी इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? वो होता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। यह इसका एक क्या होता है? व्यापक रूप होता है, मतलब इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। जहां और इसमें ये जो a होता है, a, b और तथा c, ये सब क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं? वास्तविक संख्या होती है। जहां पर a और b ये 0 के बराबर नहीं हो सकता। a और b जो है, इसका और इसका मान 0 नहीं हो सकता है। अगर a का मान 0 हो जाएगा तो ये एक चर वाला हो जाएगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पर a का मान 0 नहीं होगा, ना ही b का मान 0 होगा। और ये x और y क्या है? x और y ये 2 चर हैं। ये दोनों क्या हैं? चर हैं। तो इसका ये रूप होता है, जैसे आपके सामने आपने क्लास 9 में विद्यार्थियों पढ़ा होगा। अगर क्लास 9 का प्रॉपर वो चीज़ आपको याद है जिसमें आपने रैखिक समीकरणों को पढ़ा था, वो चीज़ें याद हो तो आप ध्यान दीजिएगा जरा। अगर हम लिख दें 3x प्लस 4y बराबर 12, क्या लिख दें? 3x प्लस 4y बराबर 12। अगर ये चीज़ हमने लिखा है एक, तो यहाँ पर x है, y है, x है और y है। इसको अगर थोड़ा सा हम हल करें तो 3x प्लस 4y, इस 12 को अगर इधर उठा के लाएं, इधर 0 कर दें, तो क्या ये इससे कंपेयर हम नहीं कर सकते हैं? इसका कर सकते हैं ना इससे कंपेयर, कि a के जगह पर क्या है? 3 है,
बी के जगह पर क्या है 4 है, सी के जगह पर क्या है -12 है कि नहीं है। तो इस तरीके से हम इससे इसका कंपेयर कर सकते हैं। तो यह जो समीकरण है ना, यही एक रैखिक समीकरण है। अब रैखिक समीकरण क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपने एक आलेख खींचकर पहले से क्लास 9th में और एक समीकरण बनाया होगा जिसका एक नाम दिया होगा, एक रेखा खींचा होगा, और ये रेखा ही जो होती है, यह रेखा, इस रेखा पर पड़ने वाली प्रत्येक बिंदु, जितनी बिंदु से होते हुए ये रेखा जाती है, वो कोई भी बिंदु हो, काहे नहीं, वो सारी की सारी बिंदु इस समीकरण को क्या करती है? इस समीकरण को सेटिस्फाई करती है। इस समीकरण को क्या करती है? सेटिस्फाई करती है। यानी x और y का कोई भी मान आपको मिल जाए, आपने जो 9th में पढ़ा था हम उसका रिव्यू दे रहे हैं आपको, मतलब कि फिर से उसको रिपीट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी मान आपको मिलता है वो मान अगर इसमें रख दे x और y के जगह पर, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर कोई मान हो यहाँ पर, और यहाँ पर y पर कोई मान है, और हमको इधर मिल गया है कि हाँ यहाँ पर कुछ तो है मान। अब जो मान होगा वहाँ पर x और y का जो वैल्यू होगा, जो निर्देशांक आपको मिलेगा यहाँ पर, उस निर्देशांक में x y का वैल्यू यहाँ रखने पर क्या हो जाएगा? 0 बराबर 0। यानी इस समीकरण को सेटिस्फाई करेगा। क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। जब इस समीकरण को सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब ये हुआ कि यह जो समीकरण है यह एक रैखिक समीकरण है। क्यों? क्योंकि एक रेखा को प्रदर्शित कर रहा है। किसको प्रदर्शित कर रहा है? एक रेखा को प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए यह क्या है? एक रैखिक समीकरण है। तो उम्मीद है आप रैखिक समीकरण शब्द को समझ गए होंगे। क्लियर है? रैखिक समीकरण शब्द को समझ गए होंगे। अब यहाँ पर युग्म दे रहा है। क्या दे रहा है? युग्म मैंने जोड़ा। एक समीकरण एक ऐसा भी यहाँ लिख दिया जाए, अगर हम लिख दे 4x + 3y - 12 बराबर 0। एक हमने ये भी समीकरण लिख दिया, ठीक है। अगर ये भी समीकरण हमने लिख दिया तो विद्यार्थियों यहाँ दे सकते हैं अब 2 तरह का समीकरण हमारे पास हो गया। क्या हो गया? 2 तरह का, एक समीकरण ये और दूसरा समीकरण ये। तो हमारे पास 2 समीकरण हो गया, दोनों के दोनों रैखिक समीकरण है, इसलिए रैखिक समीकरण युग्म। और इनमें चर कितने हैं? एक यहाँ और एक यहाँ, 2 चर हैं। 2 चर है कि नहीं है? तो 2 चर है, तो इसलिए 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। और इन्हीं चीज़ों के बारे में चैप्टर में आपको पढ़ना है। आपका जो प्रश्नावली ये 3.1 है, इस 3.1 प्रश्नावली में केवल आपसे ये कहा गया है कि जो भी आपको सिचुएशन दिया जाए, जो स्थिति दिया जाएगा, उस स्थिति का बीजगणितीय रूप बनाना है। बीजगणितीय रूप मतलब कि इस तरीके से समीकरण तैयार करना है और फिर उसका ग्राफ में आलेख बनाना है। क्या बनाना है? आलेख बनाना है। और मैं आपसे, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे ग्राफ का पेपर कैसा होता है। इस ग्राफ का हालांकि मैं दिखा देता हूँ, आपके किताब में भी उस तरीके की चीज़ दी हुई है। एक सेकंड रुक जाइए, दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ पर आप अगर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये इसी तरीके का आप पेपर मिलता है, कॉपी मिलता है इस तरीके से, और वो ही उसको ग्राफ का कॉपी बोलते हैं। उस तरीके का कॉपी खरीदें और इस चैप्टर को उसी में बनाएं, ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग मेंटेन कर पाएंगे आप। अब हम चलते हैं इसको, ये जो समीकरण दिया हुआ है, इस समीकरण को एक बार हल करके दिखाते हैं, रैखिक समीकरण को आपको, ताकि आपको चैप्टर बनाने में आसानी न मिले। उम्मीद है रैखिक समीकरण आप समझ गए होंगे। आइए एक उदाहरण लेकर बताते हैं हम कि रैखिक समीकरण का, जो रैखिक समीकरण होता है उसका निरूपण कैसे करते हैं, आलेख निरूपण कैसे करते हैं। तो एक हम उदाहरण लेते हैं। उदाहरण, ये जो उदाहरण है हम लिखते हैं 3x + 4y = 12। हमने यह उदाहरण इसलिए लिया ताकि जिस समय हम आपको चैप्टर पढ़ा रहे हों, आपको आलेख बनाने में दिक्कत नहीं हो। हमने यह उदाहरण लिया। यह उदाहरण एक रैखिक समीकरण है, और रैखिक समीकरण है जिसमें 2 चर हैं। कितने चर हैं? 2 चर हैं। लेकिन एक और रैखिक समीकरण लिखता है तो रैखिक समीकरण युग्म हो जाता। तो आइए हम यहाँ लिखते हैं, इसका बनाते हैं। इस समीकरण से जो है 3x, x का वैल्यू हम निकालते हैं, 3x = 12। इस 4y को उठा के इधर रख सकते हैं हम। ये x 3 के साथ मल्टीप्लाई में है, तो 3 जब मल्टीप्लाई में है तो 12 - 4y/3 ऐसे लिख सकते हैं हम। अब हम क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे और इस बॉक्स में इस x का वैल्यू रखेंगे। x = 12 - 4y/3 ये लिख देंगे। और यहाँ पर हमने y लिखा। y की वैल्यू जैसे इसमें रखेंगे वैसा ही यहाँ रख के हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम y का वैल्यू यहाँ पर रखते हैं 3, तो 3 रखेंगे तो वैसा ही 12 - 4, और y के जगह पर हम 3 रखना है और /3। अब क्या कर रहा है? 12 - 12/3। अब 12 में से 12 जाएगा, 0/3। क्या रिजल्ट आएगा? 0। यानी x का वैल्यू 0 होगा जब y का वैल्यू
3 होगा। x का वैल्यू क्या मिलेगा हमें? 0 मिलेगा। इसी तरीके से x की वैल्यू और बढ़ाते हैं। जब x का वैल्यू हम क्या रख दें, सॉरी y का वैल्यू जब हम रख देंगे 0, क्या रख देंगे? y का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 12 माइनस 4 मल्टीप्लाई y के जगह पर 0/3 यानी 12 माइनस 0/3, 12/3, 3 से 12 में भाग लगाएंगे क्या? 4। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? x का वैल्यू 4 आएगा। यानी जब y का वैल्यू 3 होगा तब x का वैल्यू 0 होगा, जब y का वैल्यू 0 होगा तब x का वैल्यू 4 होगा। तो इस तरीके से हमने y के और x के निर्देशांक निकाल लिए। x और y का जो निर्देशांक हमने निकाला है, अब उस हिसाब से विद्यार्थियों हम चलते हैं और आपको बताते हैं कि आप इसका आलेख निरूपण कैसे करेंगे, इस समीकरण का आलेख निरूपण कैसे करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना होगा कि आपने जैसे क्लास 9th में पढ़ा था उस तरीके से हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक रेखा खींच लेंगे और फिर एक रेखा ऐसे हम खींच लेते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए, इस तरीके से रेखा हमने खींचा। अब ये जो रेखाएं हैं, इन रेखाओं को इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस यानी वाई अक्ष, और इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस यानी एक्स अक्ष। ठीक है? यहाँ होता है जो मूल बिंदु होता है, यहाँ क्या होता है? मूल बिंदु होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। क्यों? क्योंकि यहीं से सारे मापदंड शुरू होते हैं। अब ये जो 0 0 है, इसके इधर धनात्मक होता है दाहिने साइड में x अक्ष पर, और इस मूल बिंदु के बाएं साइड में x अक्ष पर ऋणात्मक होती हैं। यहाँ कोई ऋणात्मक नहीं है, इसलिए ऋणात्मक वाले हिस्से में कुछ ना लिखे तब भी चलेगा। अब यहाँ पर क्या करते हैं, बराबर बराबर एक डिस्टेंस लेकर हम काट कर लेते हैं। ठीक है? कितना काट सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 काटेंगे, उससे ज़्यादा काटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम लिख लेते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। क्लियर? हमने लिख लिया। अब जो हमने ये लिखा है ये धनात्मक है। ये कैसा है? ये धनात्मक है, यानी इधर y भी धनात्मक और x भी धनात्मक है। क्लियर? अब हम क्या करते हैं, हमने जो निर्देशांक प्राप्त किया है उस निर्देशांक को इसमें हम चुनते हैं। क्या करते हैं? निर्देशांक प्राप्त है, उस निर्देशांक को यहाँ हम चुनते हैं। जब x 0 होगा तो y 3 होगा, यानी x एक्सिस पर 0 चलते हैं। x एक्सिस पर 0 कहाँ है? यहाँ है। और y एक्सिस पर 3 चलते हैं तो यहाँ, यानी यहाँ जो निर्देशांक हमें मिलेगा, ये वाला जगह जो होगा, इसका निर्देशांक हमें प्राप्त होगा 0 और 3। क्या प्राप्त होगा? 0 और 3 प्राप्त होगा। उसके बाद अगला में जब x 4 होगा तो y 0 होगा, यानी इस एक्सिस पर 0 यहीं होगा और x एक्सिस पर 4 यहाँ होगा। ठीक है? तो जैसे ही यहाँ 4 होगा, जब यहाँ का निर्देशांक हम लिखेंगे तो यहाँ का निर्देशांक क्या हो जाएगा? 4 0। ठीक? अब इन दोनों रेखाओं को, दोनों बिंदुओं को क्या करेंगे, हम मिला देंगे। इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे। आइए मिलाते हैं। ठीक है? हमने दोनों बिंदुओं को मिला दिया गया। विद्यार्थियों, ये जो रेखा जो आप देख रहे हैं, जो हमने अभी रेखा खींचा है, इन दोनों बिंदुओं से होते हुए यही रेखा का समीकरण क्या होगा? ये होगा। इसी समीकरण का ये क्या है? आलेख निरूपण है। समीकरण क्या है? 3x + 4y = 12। यानी ये जो रेखा है इसका समीकरण यही होगा। इस पर जिस भी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर आप चले जाइए और जो भी आपको मान मिलेगा, उस मान को x और y का जो निर्देशांक मिलेगा उसको यहाँ पर रखने पर यह 12 को सेटिस्फाई करेगा, यानी इस समीकरण को संतुलित करेगा। इसलिए अब ये रैखिक समीकरण इसलिए कहा जाता है क्योंकि रेखा का निरूपण समीकरण के द्वारा किया जाता है, इसलिए यह क्या है? रैखिक समीकरण है। अब हम बढ़ते हैं इसके आगे, आपको समझाते हैं कि समीकरण युग्म जो होता है उसका व्यापक रूप क्या होता है। तो आप इसको क्या कर लिए, नोट कर लीजिए। एक उदाहरण है समझने के लिए। आइए विद्यार्थियों, अब यहां पर हम चलते हैं, समझते हैं जरा कि जो ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, इसका व्यापक रूप क्या होगा। तो हम लिखते हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण
युग्म का व्यापक रूप। अब व्यापक रूप क्या होगा, तो व्यापक रूप में इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, जिस रूप का कोई रासायनिक रैखिक समीकरण होता है वो देखते हैं। जैसे a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ जो हमें ये मिला है, ये दोनों का दोनों जो समीकरण होता है, यहाँ पर जहाँ a1 a2 a3 तो है ही नहीं, a1 b1 c1 लिखते हैं, a1 b1 c1 a2 b2 c2 तथा a2 b2 c2 क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं क्या हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। और x और y दोनों में सेम है। x और y क्या है, चर है, यह एक वेरिएबल है। x और y क्या है, चर है। यहाँ पर भी a1 और b1 ये दोनों शून्य के बराबर नहीं होंगे, और a2 b2 ये दोनों भी शून्य के बराबर नहीं होंगे। तो ये कंडीशन है इस तरह के समीकरण के होने की। इस कंडीशन को फॉलो करता हुआ यदि यह समीकरण कहीं लिखा रहे तो वह समीकरण एक रैखिक समीकरण है। और दो है तो युग्म माने जोड़ा है। तो किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप कुछ इस तरीके से होता है। अब हम विद्यार्थियों सीधा चलते हैं आपके चैप्टर में, आपके डायरेक्ट चैप्टर में चलते हैं, और चैप्टर में चल के हम समझेंगे जिस तरीके से एक समीकरण का हमने यहाँ पर आपको आलेख निरूपण करके दिखाया, उसी आलेख पर ये दूसरा समीकरण भी हम का आलेख निरूपण कर देंगे। उस पर रैखिक समीकरण उसका रैखिक समीकरण के लिए एक आलेख खींचेंगे। तो देखते हैं हम, और सवालों के माध्यम से ही समझ जाएंगे चैप्टर के माध्यम से, क्योंकि यहाँ मैं बताऊंगा थोड़ा सा और समय आपका किल होगा, तो इसलिए उसको वहाँ नहीं करते हुए हम सवालों के हिसाब से ही समझते हैं। तो चलते हैं सीधे आपके चैप्टर में, तब तक के लिए आप इसको नोट कर लीजिए। आइए प्रश्नावली 3.1 कौन सी प्रश्नावली है, 3.1 है। मेरे पास आपका ये बुक है, पेज भी है, मैंने पलट के रखा है यहाँ पर 3.1 49 नंबर पेज में है। इसका पहला सवाल कहता है, इसका जो पहला सवाल है वो कह रहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था और अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। यहाँ दो स्थितियां दी गई हैं, आफ्ताब और उसकी पुत्री की उम्र दी गई है, और मतलब कि कहा जा रहा है कि आफ्ताब और उसकी पुत्री की उम्र के बारे में बताया गया, दी नहीं गई है, हमें निकालना है। तो बारे में बताया गया है कि उसकी और स्थिति दी गई है। तो हम चलते हैं उसकी स्थिति को समीकरण का रूप देते हैं, रैखिक समीकरण का रूप देते हैं, और फिर उसका ग्राफीय हम क्या करेंगे, निरूपण करेंगे। पहले बीजगणितीय निरूपण कर लेते हैं। आइए, तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है, इसके अगर हल के तरफ हम बढ़ें तो हम लिखेंगे माना कि आफ्ताब की वर्तमान उम्र, आफ्ताब की वर्तमान उम्र x वर्ष और उसकी पुत्री की वर्तमान उम्र कितनी, y वर्ष। ये मैंने मान लिया कि पुत्री की वर्तमान उम्र y वर्ष और आफ्ताब की वर्तमान उम्र x वर्ष है। तो इन दोनों की वर्तमान उम्र पता हो गया। तो प्रश्न से, अब प्रश्न में कुछ स्थिति दी गई है, प्रश्न से स्थिति फर्स्ट, पहली स्थिति में दी गई है, क्या दी गई है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो अभी कितनी आयु का है, x वर्ष की आयु का है, तो अभी से 7 वर्ष पहले कितनी आयु का रहा होगा आफ्ताब, x - 7। अच्छा, अब जब ये आफ्ताब अभी से 7 वर्ष पहले रहा होगा x - 7, तो क्या उसकी पुत्री अभी से 7 वर्ष अभी के जितना ही उम्र होगी, नहीं, उसकी पुत्री की उम्र भी अभी से 7 वर्ष पहले 7 साल कम रही होगी। तो वो जो था उस समय अपनी पुत्री की उम्र के 7 गुनी था।
ये हो गया। अब इस समीकरण को हम हल कर लेंगे। x माइनस 7 बराबर 7x, x से इसमें माइनस, ये जब पुत्री की उम्र यहाँ y है, y लिख लिए, 7y माइनस 49। इस समीकरण को हम हल कर लेते हैं। x माइनस 7y बराबर, इस 7 को इधर लेके जाएंगे, माइनस 42। ये समीकरण 1 मिला हमें। क्या मिला? समीकरण 1 मिला। अब इसी की स्थिति 2 में चलते हैं। स्थिति दूसरी में, स्थिति दूसरी में कहता है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अभी से 3 वर्ष बाद, यानी अभी x उम्र है और 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है। तो बच्चे, उसकी जो पुत्री है उसकी भी उम्र 3 वर्ष बाद कर देते हैं। कितनी उम्र का? 3 गुनी उम्र का रहा होगा। इस समीकरण को जब इस तरीके से आप हल करिएगा तो आपको मिलेगा x माइनस 3y बराबर 6। क्या मिलेगा? x माइनस 3y बराबर 6 मिलेगा और वो समीकरण 2 होगा। वो समीकरण 2 होगा। तो हमारे पास समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गया। ठीक, क्लियर? तो अब यहाँ का क्या करते हैं हम कि समीकरण 1 और समीकरण 2 का जो है यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 से। किससे? समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 जो दिया गया है इससे हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं। x बराबर, ये 7y इधर उठ के आएगा। जरा देखिएगा, कैलकुलेशन थोड़ा तेज कर रहे हैं ताकि आपका समझ ज़्यादा क्लियर नहीं हो। यहाँ पर x माइनस 7y बराबर माइनस 42 है। इस 7y को अगर इधर उठा कर रखते हैं तो 7y प्लस में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? प्लस में। और 42 माइनस में है तो वहीं रह जाएगा। ये x की वैल्यू निकल के आ गई। इसके लिए हम क्या करेंगे? एक बॉक्स बना लेंगे। क्या बना लेंगे? बॉक्स बना लेंगे। हमने x का वैल्यू पता है, कितना पता है? 7y माइनस 42। तो हमने y का वैल्यू रखना है और x का वैल्यू निकल जाएगा। y की वैल्यू जब हम विद्यार्थियों, y की वैल्यू जब हम रखेंगे कितना? y की वैल्यू हम रखते हैं यहाँ पर 6। जैसे ही y की वैल्यू 6 रखेंगे तो y की वैल्यू 6 रखने से 7 मल्टीप्लाई 6 माइनस 42 हो जाएगा। तो सच 42 माइनस 42 कटेगा तो 0 हो जाएगा। यानी y का वैल्यू जब हम 6 रखेंगे तो x का वैल्यू क्या होगा? 0 हो जाएगा। जब y का वैल्यू हम यहाँ पर रखते हैं कितना? 5। क्या रखते हैं? 5। तो x की वैल्यू माइनस 7 आएगी। आप कैलकुलेशन करके रखिएगा यहाँ 5 रख के। क्लियर? तो इस तरीके से अब समीकरण 2 की तरफ बढ़ते हैं। किधर बढ़ते हैं? समीकरण 2 से। समीकरण 2 में क्या है? समीकरण 2 में दिया है कि x, ये x माइनस 3y बराबर 6 दिया है। तो x इधर रहेगा और 3y को जब हम इधर उठा कर लाएंगे, इस x माइनस 3y को जब उधर उठा कर लाएंगे तो ये माइनस में, ये प्लस में हो जाएगा। तो समीकरण 2 से हमें x बराबर प्राप्त होगा 3y प्लस 6। क्या प्राप्त होगा? 3y प्लस 6। इसका भी हम क्या करेंगे? x बराबर हमें प्राप्त हुआ है 3y प्लस 6। इसका भी हम बना लेंगे। आप जितना चाहें उतना बना सकते हैं, लेकिन हम 2 ले रहे हैं क्योंकि 2 बिंदु से ही एक रेखा खींची जा सकती है आराम से। तो आइए अब x का, यहाँ y का मान हम कितना रख दें? y का मान यदि हम रख देते हैं, यहाँ y का मान यदि -2 रख देते हैं तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। y का वैल्यू यदि हम 1 रख देते हैं, y का वैल्यू 0 रख देते हैं तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमें प्राप्त हो गया। क्लियर? अब विद्यार्थियों हम बढ़ते हैं इससे आगे। अब इसका क्या करेंगे? हम आलेख निरूपण करेंगे। क्या करेंगे? आलेख निरूपण करेंगे। और आलेख निरूपण करने के लिए हम क्या करते हैं? ये रेखा खींच लेते हैं। क्या करते हैं? एक रेखा खींच लेते हैं। यहाँ माइनस में y पे 2 है, यानी y के तरफ 2। आइए, मूल बिंदु का कितना निर्देशांक होता है? मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0 0। अभी मैंने बताया पीछे, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। क्या है? x एक्सिस और ये y एक्सिस। अब यहाँ जरा ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ पर बराबर बराबर डिस्टेंस पर ये कट कर लेते हैं। ठीक है? ये क्या करते हैं? कट कर लेते हैं। अच्छा, x वाले में हमें माइनस तक जाना है, ये -7 तक जाना है, तो ये थोड़ा और इधर बनाते हैं हम। रुक जाइए,
आइए, अब यहाँ जो हमने ये खींचा, इसमें जो है अभी मैंने बताया कि ये वाला जो है, ये वाला पोर्शन यह वाई एक्सिस का है। किसका है? वाई एक्सिस का। और यह एक्स एक्सिस का। ठीक है, समझ गए? ये मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है? मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। अब हम जरा बढ़ते हैं, इस पर बनाते हैं, इसका हम क्या बनाते हैं? आलेख बनाते हैं। यहाँ देखिएगा, अब y इधर कटेगा, y कहाँ चलेगा? इस पर बराबर बराबर डिस्टेंस पर काटेंगे हम। एक अनुमानतः काट रहे हैं। ठीक, ये अनुमानतः कटा। अब क्या हो गया? इधर 1 2 3 4 5 6 7, इधर 1 2 3 4, कुछ काट लिया हमने। अब आइए, अब यहाँ पर हम नंबरिंग कर देते हैं इसका। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर माइनस में, चूँकि जो ये रेखाएं खींच जाती हैं उसके मूल बिंदु से दाहिनी तरफ एक्स एक्सिस पर धनात्मक होता है और मूल बिंदु से बाएं तरफ एक्स एक्सिस पर ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ठीक है, क्या हो जाएगा? -7। अब देखिए, अब नीचे यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4। अब चलते हैं यहाँ पर पहले समीकरण का जो ये निकल के आया है x बराबर 0,6। क्या है? 0,6, यानी x एक्सिस पर 0, x एक्सिस पर 0 और y एक्सिस पर 6, यानी यहाँ कोई बिंदु है, यहाँ कोई बिंदु है जिसका निर्देशांक 0,6 है, जिसका निर्देशांक 0,6 है। y एक्सिस पर x एक्सिस पर 7, x एक्सिस पर 7 और y एक्सिस पर 5, y एक्सिस पर 5, यानी 7 5। एक अंदाज़ा लगाया जाए तो कुछ ये इस तरीके से आएगा। ये अंदाजा का बिंदु है, एक अंदाजा लगा लेते हैं, कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, यहाँ एक बिंदु होगा मान लेते हैं। ठीक है, अब आइए, अब यहाँ जो बिंदु है इसका क्या है निर्देशांक? -7 और 5, -7 और 5। अब इसको हम क्या करेंगे? इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे। इन दोनों बिंदुओं को आइए मिलाते हैं। हमने क्या किया? जो हमें बिंदु प्राप्त हुआ था यहाँ पर, इन दोनों बिंदुओं को हमने क्या किया? मिला दिया। विद्यार्थियों, ये जो रेखा हमें दिख रही है ना, इस रेखा का निर्देशांक क्या होगा? ये जो रेखा दिख रही है, इसका समीकरण क्या होगा? इसका समीकरण ये होगा। इसका समीकरण ये होगा, x - 7y बराबर -42। यानी इस रेखा पर पड़ने वाला कोई भी निर्देशांक इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। अब दूसरा है, अब इस तरीके से एक रेखा हमने खींचा। अब दूसरा ये है, जब x 0 होगा तो y -2 होगा, जब x 0 होगा तो y एक्सिस पर -2 होगा और x 0 होगा, यानी यहाँ इस जगह का निर्देशांक 0 -2 हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पर दिया गया है जो ये रेखा दी गई है, इसके लिए दूसरा देखिए 6 और यानी x एक्सिस पर 6 और y एक्सिस पर 0, यानी यहाँ कहाँ? यहाँ। तो यहाँ जो होगा, यहाँ पर इसका निर्देशांक 6 और 0 होगा। जरा इस रेखा को भी हम क्या करते हैं? मिलाते हैं। आइए, यह एक अंदाजा हमने लगाया था कि इस तरीके से ठीक है। तो ये कोई एग्जैक्ट मानदंड नहीं है, लेकिन हम आपको समझाने के लिए आप स्केल रख के इस तरीके से काम कर सकते हैं, या फिर आप एक ग्राफ का कॉपी खरीद लें और ग्राफ का कॉपी कुछ इस तरीके से दिया होगा, ऐसे देख रहे हैं आप, यहाँ पर कुछ इस तरीके से ग्राफ का कॉपी रहता है, तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं? इसे और आसानी से और अच्छे तरीके से बना सकते हैं। चलिए, तो ये जो रेखा हमने खींचा है ये किस समीकरण की वजह से? तो इस समीकरण की वजह से। तो इस रेखा का जो समीकरण होगा उसका नाम क्या होगा? x - 3y बराबर 6। तो विद्यार्थियों, इस तरीके से हमने आपको प्रश्न 1 का, किसका? ये प्रश्न 1 का प्रश्न 3.2 के प्रश्न नंबर 1 का हल आपको बताया है। क्या बताया है? आपको हल बता दिया। तो आप यहाँ पर इसे नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो करना है करिए, वीडियो पॉज कर लीजिए।
और अपने पास कॉपी कलम किताब ये रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना इनके आप मैथ को पढ़ तो लेंगे, समझ लेंगे, पर रख नहीं पाएंगे। और बार बार इस तरह का वीडियो देखने के लिए क्या करना है आपको पता है, ताकि आपके पास वीडियो पहुंचता रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपने यार दोस्तों के बीच में भी डाल देना है। आइए अब प्रश्न नंबर 2 दे रहा है। प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदे। 3900 रुपये उसने खर्चा किया और 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदा। फिर कह रहा है कि बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार की 2 गेंद खरीदी। कितने में? 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करिए। अभी देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर जो दिया गया है, ये जो बात आपको बताई जा रही है, कह रहा है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने, तो गेंद की बात है और बैट की बात है। किसकी बात है? बल्ले की और गेंद की। तो हम लिखेंगे माना कि, क्या किया? माना कि गेंद की, एक गेंद की मूल्य बराबर, कितने गेंद की? एक गेंद की मूल्य बराबर X रुपया और एक बल्ले की मूल्य बराबर Y रुपया। कितने रुपया? Y रुपया। यानी एक गेंद की मूल्य हम X रुपया मानते हैं और एक बल्ले के मूल्य हम Y रुपया मानते हैं। तब चलते हैं प्रश्न से। किससे? प्रश्न से। किससे? प्रश्न से। आइए अब प्रश्न से चलेंगे, प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न में कह रहा है, स्थिति दी गई है। क्या दी गई है? स्थिति दी गई है। स्थिति पहली। तो पहली स्थिति में क्या कह रहा है? कह रहा है कि 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदे। कितने रुपए में? 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदे 3900 रुपये में। एक गेंद की उम्र है कितना? कीमत है कितना? X। और एक बल्ले की कीमत कितना है? Y। तो कह रहा है कि 3 बल्ले और 6 गेंद, 3 बल्ले और 6 गेंद, तो 6 गेंद यानी 6X रुपया 6 गेंद का, और 3 बल्ले का 3Y रुपया बराबर कितना रुपया टोटल लगा है उसको? 3900 रुपया। ये हमको समीकरण 1 मिल गया। क्या मिल गया? समीकरण 1 मिल गया। अब स्थिति दूसरी है। स्थिति दूसरी है। दूसरी स्थिति में कह रहा है कि बाद में फिर उसने 2 उसी प्रकार का गेंद और एक बल्ला खरीदा। एक बल्ला खरीदा तो एक बल्ले की कीमत बाद में फिर उसको Y रुपया लगी होगी, और कितना? 2 उसी प्रकार का गेंद खरीदा है तो 2X प्लस Y बराबर, और तब पैसा उसको खर्चा हुआ है 1300 रुपया। कितना हुआ है? 1300 रुपया। तो ये 2 समीकरण हमारे पास मिल गए। तो हम इन दोनों समीकरणों से क्या करेंगे? लिखेंगे कि समीकरण 1 से। किससे? समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से जब हम चलेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पर 6X प्लस 3Y बराबर 3900। क्या लिखेंगे? 6X प्लस 3Y बराबर 3900। इससे हम X के वैल्यू निकालेंगे 3900। ये जो होगा ये 3X, 3Y इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 6X के साथ मल्टीप्लाई में है। जब 6 को बराबर को इधर लेके जाएंगे तो 3900 माइनस 3Y बटा 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो ये X का वैल्यू हो जाएगा। और हम क्या करेंगे? एक बॉक्स बना लेंगे। क्या करेंगे? एक बॉक्स बना लेंगे। और बॉक्स बनाकर हम क्या करेंगे? X बराबर दिया गया है 3900 माइनस 3Y बटा 6 दिया गया है। अब यहाँ पर हम Y का वैल्यू रखेंगे। Y का वैल्यू रखेंगे। और Y का वैल्यू जब मैं रखूँगा तो Y का वैल्यू मैं रखता हूँ कितना? 3Y का वैल्यू रख लेता हूँ मैं 600। कितना? अगर Y का वैल्यू मैंने 600 रख लिया तो 3 छक 18, यहाँ पर ये जो घट के आएगा यह 2100 आएगा। कितना आएगा जी? नहीं, कुछ ऐसा रखते हैं जिससे कि वैल्यू जो है सीधी आ जाए। 3 से रखते हैं 27 करेंगे तो 2200, 3 9 900। अब Y का वैल्यू हम रख लेते हैं 9।
वाई का वैल्यू हम रख लेते हैं 100। कितना रख लेते हैं? 100 रख लेते हैं। अगर वाई का वैल्यू हमने 100 रखा, कितना रखा? 100, तो एक्स का वैल्यू 600 आएगा। एक्स का वैल्यू कितना आएगा? 600 आएगा। कितना आएगा? 600 आएगा। और वाई का वैल्यू यदि हमने रख दिया यहाँ पर 200, कितना रख दिया? 200 नहीं, बल्कि वाई का वैल्यू हम 300 रखते हैं। कितना रखते हैं? 300। तो जैसे ही वाई का वैल्यू हम 300 रखेंगे, 3 से 300 में मल्टीप्लाई करिएगा, 900 इसमें से घट जाएगा, 3000/6, 3000 में 6 से भाग दीजिए, कितना आएगा? 500। तो कुछ ये निर्देशांक हमें प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? कुछ इस तरीके का निर्देशांक। अब इसी के समीकरण 2 में आएंगे। किस में आएंगे? समीकरण 2 में। हम इधर से जरा बोर्ड को साफ करते हैं। आइए, ये समीकरण 2 से क्या? समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या प्राप्त हुआ था हमें? तो समीकरण 2 प्राप्त हुआ था x + 2y = 1300। यही प्राप्त हुआ था समीकरण 2। अब देखिएगा जरा, समीकरण 2 कुछ इस तरीके से। अब इसमें से x का वैल्यू हम निकाल लेते हैं, 1300 - 2y। क्लियर? अब 1300 - 2y हो गया। x का वैल्यू हम फिर एक क्या करेंगे? कोठा खींचेंगे। x बराबर हमें पता है 1300 - 2y। ठीक है। y का वैल्यू यहाँ रखेंगे। y अगर 400 रखते हैं तो x हमें क्या प्राप्त होगा? 500 प्राप्त होगा। y अगर हम रखते हैं कितना? 300, तो x हमें कितना प्राप्त होगा? 700। कितना प्राप्त होगा? 700। तो कुछ इस तरीके से हमें प्राप्त हो गया। और जैसे ही ये हमें प्राप्त हुआ, हम इन दोनों का क्या करेंगे? उस तरीके से बनाएंगे और समीकरणों पर 100-100 का डिस्टेंस रखेंगे। कितने का? 100-100 का। यहाँ 200, यहाँ 300, यहाँ 400, कुछ इस तरीके से लिखेंगे और ऐसे ऐसे बनाएंगे। 100-100 का डिस्टेंस पर रख के हम बना सकते हैं। आपको मैं अभी स्क्रीन पर, आप अपने स्क्रीन पर इसका बना हुआ आलेख अभी देख रहे होंगे। कुछ इसी तरीके से इसका आलेख बनेगा। आप भी बनाने का प्रयास करिए। चलिए, इसके अगला जो सवाल है, उसका अगला सवाल का हम क्या करते हैं? निरूपण कर लेते हैं। बीजगणितीय निरूपण, और आलेख आप खुद बनाइएगा। आइए, अब यहाँ पर है 3 नंबर सवाल। 3 नंबर सवाल में कह रहा है कि 2 kg सेब, कितना kg? 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। 1 महीने बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय ज्यामितीय रूप में व्यक्त करिए। आइए, कह रहा है 2 kg सेब। कितना kg सेब? 2 kg सेब। तो हम लिख लेते हैं 1 kg सेब का, ये 3 नंबर सवाल बना रहे हैं। 1 kg सेब का मूल्य, 1 kg सेब का मूल्य क्या? माना कि 1 kg सेब का मूल्य 100 रुपया और 1 kg अंगूर का मूल्य बराबर y रुपया। कितना रुपया? y रुपया। तो प्रश्न से अब आते हैं। किससे? प्रश्न से आते हैं। अब प्रश्न से हम बनाएंगे जब, तो प्रश्न से बनाने के वक्त हम स्थिति 1 देखेंगे। क्या देखेंगे? स्थिति 1। अब पहले स्थिति में विद्यार्थियों दिखा रहा है कि 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य 160 रुपया है। 2 kg सेब, 1 kg सेब 100 रुपया है, तो 2 kg सेब का दाम 200 रुपया। ठीक है। और क्या कह रहा है कि 1 kg अंगूर, 1 kg अंगूर का उम्र कितना, दाम कितना है? y। तो y बराबर कितना रुपया टोटल खर्चा हो रहा है? क्वेश्चन में देखिए 160 रुपया। ये समीकरण हमें 1 प्राप्त हो गया। फिर स्थिति दूसरी है हमारे पास। स्थिति दूसरी है। दूसरी स्थिति में कह रहा है कि 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 है। कितना? 4 kg सेब। तो 4 kg सेब, 1 kg सेब का x, तो 4 kg सेब का 4x, और 2 kg, 1 kg का y, तो 2 kg का 2y रुपया हो गया। बराबर 300 में मिला है। इसको कितना में मिला है? 300 में। ये समीकरण 2 हो गया। कितना हो गया? समीकरण 2 हो गया। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 हमें प्राप्त हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, जैसे ही समीकरण 1 से लिखेंगे, x का वैल्यू हमें निकल के आ जाएगा 160 - 2x, सॉरी 160 - y/2। ये वैल्यू हमें x का निकल के आएगा। इसमें से आप करके देखिएगा। जैसे y इधर उठ के जाएगा तो 160 - y, और 2x के साथ मल्टीप्लाई में, तो नीचे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर बना लेंगे भाई बॉक्स। x बराबर 160y - 2
यहाँ पर y। अब विद्यार्थियों y का मान हम रखते जाएंगे और x का मान हमारे पास निकलते आएगा। y का मान हम रखते हैं, क्या रखते हैं, y का मान रखते हैं। y का मान जब हम रखेंगे 5, क्या रखेंगे, y का मान 5 रखते हैं, तो x का मान हमें क्या निकल, y का मान 10 रख लेते हैं, छोड़ो, y का मान 10 रखेंगे तो x का मान 75 आएगा। y का मान हम रख लेते हैं 50, तो x का मान आएगा 55। ठीक है, y का मान 50 राउंड फिगर ही में ही रहने देते हैं, ठीक है, 55 आ जाएगा और रख लेते हैं। क्लियर। तो इस तरीके से समीकरण 1 का हो गया। अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 में दिया है 4x + 2y = 300, 4x + 2y = 300, तो 4x + 2y = 300। इसमें से जब x का वैल्यू निकालिएगा 2y इधर जाएगा, तो x = 300 - 2y, ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो नीचे आ जाएगा 4। अब यहाँ पर जब हम मान रखेंगे किसका, y का, फिर एक हम कोठा खींचेंगे, क्या खींचेंगे, कोठा खींचेंगे, और इस कोठा में x की वैल्यू लिखेंगे 300 - 2y/4। यहाँ इसमें y का वैल्यू रखेंगे, x का वैल्यू निकल के हमारे सामने आ जाएगा। y का वैल्यू हम रखते हैं 60, अगर y का वैल्यू 60 रखेंगे तो x का वैल्यू 45 आएगा। y का वैल्यू हम 60 रखते हैं, आप कैलकुलेशन करके देखिएगा ज़रा, यहाँ पर देखिए, ये 300 - y का वैल्यू 2 × 60 रखते हैं तो 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120/4। ये 300 में से 120 जाएगा 180/4, कितना होगा, 45 होगा कि नहीं, 45। तो कितना है रिजल्ट, 45। ये x का वैल्यू कितना आएगा, 45 आएगा। जब यहाँ पर y का वैल्यू अगर हम 50 रखते हैं, क्या रखते हैं, 50, 100, 200, तो y का वैल्यू जब हम 50 रखेंगे तो x का वैल्यू भी क्या होगा, 50 होगा। y का वैल्यू 50 रखिएगा तो 50 दूना 100 हो जाएगा, 300 में से 100 जाएगा 200, और 200 को 4 से भाग दीजिए, कितना मतलब है, 50 मतलब है। तो इस तरीके से ये दो हमारे पास फिर से निर्देशांक प्राप्त हो गए x y के दोनों समीकरणों का अलग अलग। इन दोनों समीकरणों को आलेख पर हमने उसी प्रकार निरूपित करना है जिस प्रकार हमने बाकी प्रश्नों का किया है। उसका भी आलेख आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप उसी तरीके से आलेख का निरूपण करें। तो चलिए विद्यार्थियों, यह सेशन में इन तीनों सवालों को देखते हुए, इसके पीछे के बैकग्राउंड को समझते हुए हमने पूरा का पूरा सेशन एक अच्छे ढंग से किया है, प्रॉपर ढंग से किया है। आप इसका एक प्रॉपर नोट्स बनाइए और तैयारी अच्छी करिए, अपने यार दोस्तों के बीच में भी शेयर करिएगा ताकि उन लोगों के पास भी इतने प्रॉपर वे में चीज़ें पहुँच सकें। यह डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन इस बोर्ड पर लिखी हुई चीज़ें, एक एक चीज़ें डिजिटल बोर्ड पर लिखी हुई चीज़ों से अलग नहीं है। ये डिजिटल बोर्ड पर भी कहीं y लिखा होगा तो y ही पढ़ना है, तो हमें पढ़ने से मतलब है, डिजिटलाइजेशन से ज़्यादा मतलब नहीं रखना है। आपके पास जो सुविधाएं हैं, जो गैजेट्स हैं, उसका सही इस्तेमाल करिए और सही पढ़ाई करिए। मिलते हैं विद्यार्थियों अगले वीडियो में इसी का प्रश्नावली 3.2 को लेकर और उसके बैकग्राउंड के लेकर एक प्रॉपर तरीके से। तब तक आप अपनी पढ़ाई बने रखिए, अपना ध्यान रखिए और अपने आसपास की चीज़ों को साफ सफाई रखें। इस समय लंपी वायरस से बहुत लोग परेशान हैं, तो आप अपने गाय की सुरक्षा रखें। और कैसे आप सुरक्षा रख सकते हैं, उसके लिए यहाँ दिए गए लिंक को टच करके वीडियो को देख सकते हैं और वहाँ पे आपको पूरी तरह से बताया गया है कि कैसे आप लंपी वायरस से अपने गाय को बचा सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और भारत माता की जय, वंदे मातरम।